बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पीरियड टेबल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने पीरियड के बारे में पढ़ा था, ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब आज हमने ये जो टॉपिक चूज किया है उसी से रिलेटेड है कि ट्रेंड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करती हैं। मतलब ट्रेंड सिंपली अगर हम बोलते हैं तो वेरिएशन भी हम इसको बोल सकते हैं, वेरिएशन। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, ये टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में, या लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड के अंदर कैसे वेरी करती है। इनका अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इसी तरह से जितने भी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी क्या वेरिएशन है, इसका ट्रेंड क्या है पीरियड टेबल के अंदर। तो आज जो हम प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, वो आपके पास है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, सिंपली हम इसको बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस, अब हमने बेसिकली पढ़ना है ट्रेंड एंड एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? ट्रेंड एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, लेकिन एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ने से पहले हम इस एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये है क्या चीज, बेसिकली एटॉमिक रेडियस क्या है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये देखा जाए तो ये आपके पास मान लीजिए एक एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इसके शेल है। अब हमारे पास बहुत सारे शेल हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 शेल ड्रॉ किए। इसमें सबसे जो बाहर वाला शेल है, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल हम इसको बोलते हैं। और ये आपके पास जो सेंटर में जिसके ऊपर प्लस चार्ज नजर आता है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, इससे लेकर जो आउटर मोस्ट शेल है, इनर नहीं, आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में ये जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो डिफाइन हम इसको कैसे करेंगे एटॉमिक रेडियस को, कि भाई न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है, इनके दरमियान में ये जो फासला है, इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में ये जो फासला है, इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। लेकिन ये जो एटॉमिक रेडियस है, इसके अंदर डिफेक्ट्स हैं। 9 तक या छोटी क्लासेस तक की बात ठीक है, लेकिन जब हम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जाते हैं तो यहां पर ये बात गलत हो जाती है। हम इसको कुछ और तरह से डिफाइन करते हैं। मतलब ये डिफिनेशन आपके पास करेक्ट नहीं है, इसके अंदर डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट्स हैं, क्यों ये ठीक नहीं है? व्हाई दिस एटॉमिक रेडियस, जिसको हम बोलते हैं, इज नॉट करेक्ट, ये ठीक क्यों नहीं है? डिफेक्ट्स क्या है इसके अंदर? तो पहला डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो चूंकि हमारे पास ये जो सर्कुलर पाथ हम शो करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जिसको हम शेल या ऑर्बिट बोलते हैं, ये फिक्स नहीं है। इस तरह की कोई फिक्स बाउंड्री एटम के अंदर नहीं है। ये जो हम शेल या ऑर्बिट हम इसको फिक्स बोलते हैं, ये तो क्लासिकल कंसेप्ट था। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो वहां पर हम इस ऑर्बिटल की कंसेप्ट की तरफ जब आते हैं तो वहां पर ये प्रोबेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये तो एक वेव है, तो ये तो फिक्स ना होगी। तो जब फिक्स बाउंड्री नहीं है एटम के, इस न्यूक्लियस के गिर्द, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का फासला? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एटम हैज नो फिक्स्ड बाउंड्री,
इसमें कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। जब फिक्स बाउंड्री नहीं है तो हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट है, इसलिए ये डिफिनेशन गलत है एटॉमिक रेडियस का। दूसरी बात ये है कि आपके पास हमेशा एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंबाइंड होता है, वो जुड़ जाता है किसी दूसरे एटम के साथ खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। एटम डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, कभी कर लेता है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ब्रैकेट में ऑलवेज। ऑलवेज फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो दूसरे के साथ कंबाइन होता है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में फासले। तो लिहाजा इन वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से जो एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट है या एटॉमिक रेडियस की जो हम डिफिनेशन करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो फिर हमें इसको किसी और तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमें क्या कौन कौन से रेडियस को देखने पड़ेंगे वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ और तरीके हैं जिससे हम इसको डिफाइन करेंगे। वो क्या है? नंबर 1, बहुत सारी टाइप्स बनती हैं इस एटॉमिक रेडियस की। फिर नंबर 1 आपके पास आ गया कोवेलेंट रेडियस। इसी तरह से आपके पास मेटालिक रेडियस। फिर इसी तरह से आपके पास आयनिक रेडियस। इसी तरह से आपके पास वंडरवाल रेडियस। ये हमारे पास रेडियस आ जाती है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस। क्योंकि हम एटॉमिक रेडियस से तो हम चीजों को या सही तरह से हम डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम इन चीजों को देखेंगे और बाद में हम ट्रेंड की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या चीज है? नाम से जाहिर है, कोवेलेंट रेडियस, जब आपके पास एटम कंबाइंड होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो उस वक्त जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है हाइड्रोजन प्लस ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? HH, मतलब सिंपली अगर हम कहें तो H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। अब आपके पास ये एक एटम है, इसी तरह से ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मतलब ओवरलैप कर जाते हैं। ये एक हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, इसी तरह से ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम, तो यहां पर ये क्या कर लेते हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की यहां पर क्या होती है? शेयरिंग होती है। अब आपके पास इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है, अब इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या है आपके पास? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दो कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियस के दरमियान में जो फासला है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बॉन्ड लेंथ को तो नहीं पढ़ते, हमें क्या पढ़ना है? कोवेलेंट रेडियस पढ़ना है। तो कोवेलेंट रेडियस फिर क्या चीज है? तो सिंपल सी बात यह है कि आप यहां इसको, इस बॉन्ड लेंथ को हाफ कर दें, दरमियान में से इसको हाफ कर दें, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। अब मैंने जब बॉन्ड लेंथ को हाफ किया है, तो ये जो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ है उसको, इसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है, दो न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इसको हाफ कर दें, तो मैं बोलूंगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस
between the nuclei of two covalently bonded atoms। दो कोवलेंटली बॉन्डेड जो एटम्स हैं, इसका जो बॉन्ड लेंथ है इसको हाफ करें, तो जो हाफ करेंगे मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। तो ये भी आपके पास क्या है, एक कोवेलेंट रेडियस है। इसी तरह से यहां से यहां तक ये भी आपके पास क्या है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मतलब आपके पास जो कोवेलेंट रेडियस है आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने इसको हाफ करना है, हाफ का मतलब 2 पे डिवाइड कर ले तो d/2 आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। इसमें फिर अलग केसेस भी आते हैं, लेकिन वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट एटम के दरमियान में बॉन्ड बन जाए तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो फिर क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा। तो ये हम इंशाल्लाह किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, आप इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा आपके पास आ गया मेटालिक रेडियस। दूसरा क्या आ गया, मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस भी सिंपल सी बात है, ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मेटालिक रेडियस, अब जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के अंदर आपके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक एटम है, इसी तरह से ये आपके पास दूसरा एटम है, इसी तरह से ये तीसरा एटम है, चौथा एटम है, मतलब बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, इनके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, अब इस तरह से। अब एक बात का ख्याल रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड में और मेटालिक बॉन्ड में फर्क होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, लेकिन यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन एटम बहुत क्लोज है। इसी तरह से हम यहां पर भी उसी तरह से करेंगे कि आपके पास ये जो दो न्यूक्लियस है, इसके दरमियान में जो फासला है, जो आपस में को मेटालिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, इनको हाफ करें। तो ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम है, जो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस बोलेंगे। तो यहां से यहां तक ये भी आपके पास क्या है, मेटालिक रेडियस है, और यहां से यहां तक ये भी क्या है आपके पास, मेटालिक रेडियस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर ये इसी तरह, तो हमने कोवेलेंट रेडियस को भी डिफाइन किया था, तो इनमें फर्क क्या है। फर्क इनमें यह है कि अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो अभी मैंने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। ये अगर एक एटम है आपके पास, इसी तरह से ये दूसरा एटम है, तो यहां पर एटम्स एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर जाते हैं ऐसे। अब मेटालिक बॉन्ड में क्या है, मेटालिक बॉन्ड में क्या है, एक एटम ये है, एक एटम ये, ऐसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, तो ये आपस में ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं। तो जब ओवरलैप करेंगे तो ये करीब आ जाएंगे, लेकिन अब देखें ये दूर दूर है, लेकिन यहां पर ओवरलैप करके ये करीब आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आपके पास ये भी हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, ये भी हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, लेकिन अब चूंकि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ओवरलैपिंग होती है, यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग के थ्रू न्यूक्लियस करीब आ जाते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कोवेलेंट रेडियस है, मतलब आर कोवेलेंट, ये आपके पास क्या है, लेस है, स्मॉलर है, किससे, आपके पास आर मेटालिक से। मतलब सिंपली अगर हम बोलें तो मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट। डिफाइन करने का तरीका सेम है दोनों का, समझाने का तरीका भी सेम है, लेकिन फर्क कहां पर आ रहा है, यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने जस्ट दो बाउंड्रीज को आपस में टच किया हुआ है, ओवरलैप नहीं कर पा रहे। तो ये आपके पास डिफरेंस है किसमें, मेटालिक रेडियस में और कोवेलेंट रेडियस में। इसी तरह से बच्चों आपके पास आयनिक रेडियस है।
अब सबसे पहले अगर हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं तो हमें आयन के बारे में जानना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, ये एक एटम है, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास एटम है। एटम आपके पास क्या होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल से मुराद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूट्रल एटम की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इसमें इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज है। लेकिन आपके पास अगर ये एक एटम है ए, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है लॉस कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा ए प्लस बन जाएगा। इसी तरह से यही एक एटम है ए, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब आपके पास क्या बन जाएगा ए नेगेटिव बन जाएगा। अब आपके पास ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ये भी आपके पास क्या है आयन है, ये भी आपके पास क्या है आयन है, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं एनायन बोलते हैं, और ये जो आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं केटायन बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको केटायन बोलते हैं। याद रखिएगा कि आपके पास जो न्यूट्रल एटम होता है ये साइज में ग्रेटर होता है किससे केटायन से। इसी तरह से जो आपके पास न्यूट्रल एटम है ये साइज में छोटा होता है अपने एनायन से। तो ये बात हमेशा आप याद रखेंगे, ये बात क्या करेंगे हमेशा याद रखेंगे। जो न्यूट्रल एटम है वो साइज में केटायन से बड़ा होता है, जो न्यूट्रल एटम है वो एनायन से साइज में छोटा होता है। तो इसलिए अगर हम यहां पर बात करते हैं कि मान ले आपके पास ये एक एटम है, ये जिसमें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूट्रल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, न्यूट्रल एटम है। अब हमने इससे केटायन बनाना है, ठीक है। अब एटम में दो चीजें हैं, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी है, मतलब दो चीजें यहां पर काम करती हैं, रिपल्शन भी काम करता है और आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन भी होती है। मतलब एक एटम में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों काम कर रहे हैं। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो साइज श्रिंक हो जाता है, और अगर रिपल्शन ज्यादा हो तो साइज एक्सपेंड हो जाता है। अब अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो मेरे पास ये बन जाएगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो वही है, बाकी इलेक्ट्रॉन को भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो रिपल्शन खत्म हो गई। अब रिपल्शन जब खत्म हो गई है तो इसका मतलब क्या हो गया है, साइज का एक्सपेंड होना बंद हो गया है, न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा हो गया तो साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन की वजह से साइज क्या हो जाता है बढ़ जाता है, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो रिपल्शन कम हो गई, जब रिपल्शन कम हो गई तो आपके पास साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास ये जो केटायन है ये स्मॉलर साइज का होता है। लेकिन मैं क्या करता हूं, अब इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, हम बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए आपके पास, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो फिर रिपल्शन भी आपके पास क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा साइज एक्सपेंड हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एनायन का साइज बड़ा होता है अपने न्यूट्रल एटम से। एनायन का साइज क्या होता है बड़ा होता है अपने न्यूट्रल एटम से। अब अगर आप इसकी रेडियस की बात करेंगे या इसकी रेडियस की जो बात करेंगे वही आपके पास क्या होगा आयनिक रेडियस होगा, चाहे वो केटायन का रेडियस हो या फिर आपके पास एनायन का रेडियस हो, इसको हम क्या बोलेंगे आयनिक रेडियस। इसी तरह से आपके पास वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। अब ये बात याद रखिएगा, जो आपके पास वैन डर वाल रेडियस है, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, ये वैन डर वाल रेडियस आपके पास क्या होता है, किसके लिए हम यूज करते हैं नोबल गैसेस के लिए, ठीक है ना। वैन डर वाल रेडियस किसकी होती है नोबल गैसेस के लिए। क्यों, क्योंकि नोबल गैस आपके पास क्या होते हैं इनर्ट होते हैं। इनर्ट मींस मतलब ये क्या करते हैं डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
तो फिर ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो हम कैसे कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करेंगे, कैसे मेटालिक रेडियस को डिफाइन करेंगे, कैसे आयनिक रेडियस को डिफाइन करेंगे? ये बॉन्ड तो नहीं बनाते। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, वंडर वाल रेडियस को डिफाइन करते हैं। अब वंडर वाल रेडियस क्या होता है, आमतौर पर आपके पास वो आपके पास एटम्स जो बॉन्डिंग में बेशक पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन जब वो करीब आते हैं तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन जरूर पाई जाती है। वो वीक होती है अट्रैक्शन, लेकिन होती जरूर है। जब हम गैस की बात करते हैं तो यहां पर ये नेग्लिजिबल होती हैं, जब हम लिक्विड की तरफ आते हैं तो किसी हद तक ये बढ़ जाती हैं, और सॉलिड में ये इफेक्टिव होती हैं काफी। तो इसलिए हम ये मान के चलें कि नोबल गैसेस आपके पास जिस तरह हीलियम है, नियान है, अर्गान है, क्रिप्टान है, जिनान है, रेडान है, ये सारे वैसे बॉन्ड तो नहीं बनाते, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में तो पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो पाए जाते हैं। फिर कैसे पॉसिबल है? तो इनके दरमियान में वंडर वाल फोर्स पाई जाती है। कैसे? कि जब आपके पास ये करीब आ जाते हैं तो कोई ना कोई अट्रैक्शन इनके दरमियान में आ जाती है। तो जैसे मैं अगर नियान की बात करूं समझाने के लिए, आपके पास ये एक नियान का एटम है, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा नियान का एटम है। अब देखो मैंने इनको बिल्कुल क्लोज नहीं किया, ये दूर दूर है क्योंकि वीक फोर्सेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हाफ करेंगे। अब ये जो आपके पास इंटरेक्शन पाई जाती है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग होती है, या आयनिक बॉन्ड बन जाता है, या मेटालिक बॉन्ड बन जाता है, या कोवलेंट कोई ना कोई बॉन्ड बन जाता है, लेकिन वो तो करीब होते हैं, ये काफी दूर है, वीक है। इस वजह से ये काफी बड़ा डिस्टेंस होता है। जब बड़ा डिस्टेंस है तो फिर हम कहते हैं कि वंडर वाल रेडियस आपके पास क्या होता है, सबसे ग्रेटर होता है। तो ये वंडर वाल रेडियस है, और ये यहां से यहां तक आपके पास क्या है, वंडर वाल रेडियस। तो वंडर वाल रेडियस क्या होता है, सबसे ग्रेटर होता है। तो हमें यहां से ये पता चला कि जो आपके पास कोवेलेंट रेडियस है ये सबसे स्मॉल है, फिर इसके बाद मेटालिक रेडियस है, और सबसे ग्रेटर आपके पास क्या है, वंडर वाल रेडियस। सबसे ग्रेटर क्या आपके पास, वंडर वाल रेडियस। तो ये आपके पास चार किस्म की हमने रेडियस देखी। अब हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड देखते हैं। क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड देखते हैं। अब ट्रेंड की तरफ आते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमने कल बात की थी, मैं ग्रुप 1 और 2 की बात करूंगा, या ग्रुप 1 की बात करूंगा। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और फ्रांसियम है आपके पास। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो आपके पास ये है, पहले आपके पास सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन का है, फिर आपके पास क्या है, लिथियम का साइज थोड़ा बड़ा है, फिर सोडियम का साइज और बड़ा है, फिर आपके पास पोटेशियम का साइज और बड़ा है। अगर आप लोग क्या करेंगे, नीचे जाते जाएंगे तो आपके पास क्या होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये अगर आपके पास आउटर मोशन है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या है, एटॉमिक रेडियस है। इसी तरह से यहां पर ये भी आपके पास क्या है, एटॉमिक रेडियस है। यहां से यहां तक डिस्टेंस आपके पास एटॉमिक रेडियस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये आपके पास एटॉमिक रेडियस है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है। तो डाउन द ग्रुप आपके पास जब जाएंगे, टॉप टू बॉटम जब आप जाएंगे, तो ग्रुप्स के अंदर आपके पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जनरली एटॉमिक रेडियस increases from top to bottom in a group। ठीक है, ग्रुप के अंदर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, वाई, रीजन क्या है, क्या रीजन है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है? बिकॉज ऑफ, रीजन ये है, because of addition of new shell। ठीक है, क्योंकि नए शेल की एडिशन होती है, शेल बढ़ते जाते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1,
तो अगर मैं इसके लिए लिखूं तो ये आपके पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर आपके पास 3 है तो ये न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन है एक, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर सोडियम में जाते हैं तो इसमें आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है, 2 आपके पास पहले शेल में आ गए, 8 इसमें आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो आप देखते हैं कि जो पहला मेंबर है हाइड्रोजन, इसमें 1 शेल है। फिर दूसरे पीरियड में आते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 2 पहले में आ गए, 1 लास्ट में आ गए, इसमें 2 शेल हो गए, तो 1 शेल का इजाफा हो गया। फिर इससे नेक्स्ट की तरफ आएंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो आपके पास पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 आ गया, मतलब यहाँ पर 3 शेल हो गए। अब इसी तरह जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 4 शेल होंगे, यहाँ पर 5 शेल होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, यहाँ पर 7 होंगे। तो हर पीरियड से जब दूसरे पीरियड में हम एंटर होंगे तो नंबर ऑफ शेल में इंक्रीज आता जाएगा, शेल की तादाद में इजाफा होता जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम हमें ये पता चला, टॉप टू बॉटम आपके पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इट्स मीन एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया होगा। अब इसी तरह से अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसी तरह से हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, पीरियड की हम बात करें। ये बात किसकी हो गई थी, ग्रुप की। ये बात किसकी हो गई थी, ग्रुप की। तो अभी हमने देखा था ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। अब हम पीरियड में देखते हैं, तो याद रखना पीरियड में क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये इसका उलट है, जनरली डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज, तो इसका मतलब एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, रीजन क्या है इसका, ठीक है, तो रीजन ये है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी बात, पीरियड के अंदर याद रखिएगा कोई भी नए शेल की एडिशन नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरी रीजन हम ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेल्स इन अ पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं, ये भी इंक्रीज नहीं होते। अभी हमने देखा था ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ता था, यहां पर तो नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब शेल की वजह से कोई साइज में फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, यहां पर आपके पास न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा तो वो साइज को श्रिंक कर देगा, इसलिए हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे साइज ये है, इससे अगले का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, इससे अगले का साइज और भी थोड़ा छोटा होगा, इससे अगले का साइज और भी छोटा होगा। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हुए एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे आपके पास क्या है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इससे अगला कौन है, मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इससे अगला कौन है आपके पास, एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, फिर 14, 15, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से मुराद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनका होल्ड ज्यादा होगा, ये साइज को श्रिंक कर देंगे, तो साइज डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पर बुक्स में अगर आप लोग देखें तो एक साइज आखिर में फिर से बड़ा दिखाया हुआ है, तो ये साइज डिक्रीज होता है, लेकिन आखिर में बड़ा क्यों हो गया एकदम से, क्योंकि इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि ये आपके पास क्या है, वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस। तो अब अभी हमने पढ़ा था, चूंकि वंडरवाल रेडियस तो बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि एटम दूर दूर होते हैं, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बनता। ये नोबल गैसेस के लिए है, किसके लिए है, नोबल गैसेस के लिए, नोबल गैसेस के लिए। तो नोबल गैसेस में बॉन्ड तो नहीं बनता, तो फिर यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में एटम ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, तो आपके पास रेडियस बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको बड़ा दिखाया हुआ है। तो यहां पर ये जो चीज है, ये आपको वंडरवाल रेडियस दिखाया हुआ है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। बाकी एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो आपके पास क्या होता है,
लेफ्ट टू राइट डिग्रीज हो। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने ट्रेंड एंड एटॉमिक रेडियस देखा और इसी से रिलेटेड हमने जो डिफरेंट टाइप्स के जो रेडियस बनते थे वो भी हमने देख लिए। तो आपके पास आज हमने ट्रेंड के बारे में देखा, कल हमने इससे पीछे ग्रुप्स पीरियड के बारे में पढ़े थे, एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में पढ़े थे। आज हमने एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया। तो मैं जल्दी से समअप कर लेता हूं। आज हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा, कोवेलेंट रेडियस पढ़ा, आयनिक रेडियस पढ़ा, वैन डेर वाल रेडियस पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने इनका ट्रेंड देखा कि टॉप टू बॉटम इसकी क्या वेरिएशन है। फिर इसी तरह से आपके पास लेफ्ट टू राइट पीरियड में इसकी क्या वेरिएशन है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरी बात, नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ग्रुप में साइज क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि न्यू शेल की एडिशन होती है, न्यू शेल की एडिशन की वजह से साइज बढ़ जाता है। तो ये आपके पास ग्रुप और पीरियड में इसका ट्रेंड था। इसी तरह से आप लोगों का ये होमवर्क क्या होगा कि भाई जो चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये आप लोग पढ़ के लिख लेंगे अपने पास और फिर मुझे पिक्चर सेंड करेंगे कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है आपने इसका लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद जहां से समझ नहीं आए आप कमेंट में मुझे बताएं और इसके अलावा आप लोग इसको लिखेंगे और मुझे पिक्चर सेंड करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना।